हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चुनार पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा कर ली थी। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? पार्ट 1 में हमने जाना था कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, उसको जानने के लिए हमारे पास में कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो उसमें जाना था कि हमारे पास में दो तरह के सोर्स होंगे, डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मतलब प्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष स्रोत। तो इन दोनों की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। अब इसके पार्ट 2 में हमने क्या जाना था? पार्ट 2 में हमने जाना था कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो हमारे भूकंप होते हैं, उन भूकंप का क्या रोल होता है, अर्थक्वेक का क्या रोल होता है। उसके बाद में हमने क्या जाना था? अर्थक्वेक की जो वेव्स निकलेगी, अर्थक्वेक की जो तरंगे निकलेगी, उन तरंगों का क्या रोल होता है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए, और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है उनकी तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि ये किस तरह से छाया क्षेत्र बनाएगी, और इसके बाद में जो इसकी कौन कौन सी तीव्रता के भूकंप किस किस तरह की हानि पहुंचाएंगे, इन सब के बारे में हमने पार्ट 2 में चर्चा कर ली थी। पार्ट 3 में हमने क्या किया था? पार्ट 3 में हमने किया था कि जो हमारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसमें कौन कौन सी लेयर उपस्थित होती है, कौन कौन सी लेयर अवेलेबल होती है, उन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से हमने पार्ट 3 में चर्चा कर ली थी। हमने जाना था कि जो हमारी क्रस्ट, मेंटल कोर, ये कौन कौन सी गहराई तक उपस्थित होगी, कितनी गहराई तक उपस्थित होगी, और इनमें किस किस में कौन कौन सा मटेरियल मिलेगा अपने को। इन सब के बारे में हमने पार्ट 3 में डिस्कशन कर लिया था। आज फाइनली हम पार्ट 4 में आ चुके हैं, और यही आज हमारा इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो अब क्या टॉपिक होगा आज का हमारा? आज का टॉपिक होगा हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। तो आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं सब किससे रिलेटेड होगा? सब रिलेटेड होगा हमारे ज्वालामुखी या वोल्केनो से। तो वोल्केनो में आज क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम वोल्केनो का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करेंगे, कितने टाइप के वोल्केनो होते हैं, क्योंकि आपने अब तक तो यही पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी होते हैं, बस इतना पता होगा आपको, लेकिन इसके टाइप भी होते हैं, इतना आपको नहीं पता होगा। तो वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम ये जानेंगे कि जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, वो क्या करेंगे? अब लैंड फॉर्म बनाते हैं साथ साथ में। उन लैंड फॉर्म को या स्थलाकृतियों को आज हम इस पूरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उतना सपोर्ट मिलना भी चाहिए। उम्मीद है आपका प्यार बना रहेगा और आपका सपोर्ट भी चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। दोस्तों, आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो दोस्तों, ज्वालामुखी क्या होता है? अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे तो आप हंसोगे मेरे पे कि क्या सर इतनी छोटी छोटी बातें करते हो। तो दोस्तों, ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी तो आप सबको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं डायग्राम देखे होंगे, कहीं ना कहीं इसके इमेजेस देखे होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आज इसमें जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, ज्वालामुखी क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं इमेज लेके आया हूँ, ये आप देख लें, और उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि ज्वालामुखी वह स्थान होता है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है, खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होकर क्या निकलते हैं, वहाँ से बहुत सारी गैसें निकलेगी, बहुत सारे राख निकलेगी, बहुत सारे तरल चट्टानी पदार्थ बाहर निकलते हैं, और कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी के धरातल पर। यदि ये पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हुआ हो तो वह, या अभी भी निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनोज कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी, कोई भी ज्वालामुखी जो कि अभी भी हलचल में है, उसमें किसी न किसी प्रकार की अभी भी जान बाकी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा एक्टिव वोल्केनोज कहलाता है। तो दोस्तों, तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। अब जो मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा बन के बाहर निकल रहा है, तो वो आ कहां से रहा है? वो आ रहा है हमारे एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, जो कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। तो दोस्तों, जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो ये क्या कहलाता है? यह मैग्मा कहलाता है। अब ये अपने जमीन के अंदर ही है, तब तक ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मैग्मा। लेकिन ये जैसे ही धरती पर आ जाता है तो वो वहाँ क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। तो यह जब भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा,
ज्वालाखंडाग्नि जिसको हम बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बोलते हैं, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन, ये ऐसे बहुत सारी बारात निकल के आती है। ठीक है ना, एक बारात का बम फूटा है, उसके साथ में पूरी बारात निकल के आई। अब बारात में क्या क्या होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे, हर कुछ ही होगा, मतलब राग निकल रही, गैसें निकल रही है, कचरा निकल रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आ रही है, ज्वालामुखी से निकल के आ रही है। तो मतलब अब तो समझ में आ गया होगा, किसी को पहले नहीं पता था। तो ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति, अब इसका हमें क्लासिफिकेशन करना है, इसका वर्गीकरण करना है, किसका, वोल्केनो का। तो इनका वोल्केनो का वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वोल्केनो को हम एक मान लेते हैं कि ये पटाखे हैं। कौन कौन से, ये दिवाली वाले पटाखे हैं, कोई सूतली बॉम्ब है, कोई सीमेंट बॉम्ब है, कोई और पता नहीं तरह तरह के वाले बॉम्ब है। तो ये बॉम्ब फूटते हैं ना, तो इन फूटने की इनकी जो टाइप होती है ना, इनका स्टाइल होता है ना, जो जितना जोर से फूटेगा उसको हम उस कैटेगरी में रख देंगे। तो ये ज्वालामुखी को हम वर्गीकरण भी उसी तरह से करते हैं। ठीक है ना, तो ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर और धरातल विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। अब बम रखते हैं तो वो जमीन से कितना खड्डा गिरेगा, तो उसके आधार पर हम क्या उसको खतरनाक वाली कैटेगरी में डालते हैं, ये खतरनाक तरीके से फूटेगा। तो इसी तरह हम ज्वालामुखियों को भी अपना क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी प्रकार कितने होंगे, 5। कौन कौन से, एक होगा शील्ड ज्वालामुखी, एक होगा मिश्रित ज्वालामुखी जिसको हम कंपोजाइट वोल्केनो बोलेंगे, एक होगा ज्वालामुखी कुंड जिसको हम बोलते हैं कैल्डेरा, एक होता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, एक होता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी जिसको हम मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो बोलते हैं। अब शील्ड ज्वालामुखी में क्या होगा, तो शील्ड से नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या बना रहा होगा, एक शील्ड बना रहा होगा। अब शील्ड कौन सी होती है, जो हमारे योद्धा लेके जाते थे हमारे तलवार के साथ में क्या लेके जाते थे, एक शील्ड ले जाते थे अपने बचाव के लिए। तो वही शील्ड क्या बनाएगा, हमारा शील्ड ज्वालामुखी बनाएगा, उसी तरह की शेप बनाएगा। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, उसको हम शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। तो अब बोलेंगे मिश्रित ज्वालामुखी में क्या मिश्रण बनाएगा क्या, नहीं, वो मिश्रण नहीं बनाएगा, वो बनाएगा एक पहाड़ जैसी आकृति, एक फिसल पट्टी जैसी आकृति। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंपोजाइट वोल्केनो बोलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये कौन कौन सी शेप बनाएंगे, क्या क्या होगा, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं ज्वालामुखी कुंड की या कैल्डेरा की। तो कैल्डेरा एक तरह का कुंड बनाएगा, इसके नाम से स्पष्ट है। तो बाकी सारे नाम के ऊपर देंगे, मिश्रित कंपोजाइट को आप अलग कर सकते हो कि आप खुद से समझ लेना कि ये क्या है, ये एक पहाड़ जैसी संरचना बनाएगा। अब बात करते हैं ज्वालामुखी कुंड की, तो एक कुंड बनाएगा, कैल्डेरा एक बड़ा सा कुंड बनाएगा। क्यों, इसमें खतरनाक विस्फोट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो जमीन होगी वो अंदर चली जाएगी। अब फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो फ्लड मतलब बाढ़ होती है, और ये बाढ़ किसकी आएगी, अब लावा की बाढ़ आने वाली है। तो जो ज्वालामुखी बाढ़ लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी या मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो की। तो ये क्या होता है, ये एक समुद्र के या महासागरों के बीचों बीच फटने वाला एक वोल्केनो होता है, जो कि क्या करेगा, समुद्र के अंदर एक बड़ी सी कटक श्रृंखला बनाएगा, बड़ा सा पुल बनाएगा, किसका, वोल्केनो की, वो जो वेस्ट होगा ना लावा, वो ठंडा होगा, उसका एक बड़ा सा पुल बनाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी या मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो। ठीक है, तो ये थे हमारे ज्वालामुखी के 5 प्रकार। अब बात करते हैं सबसे पहले शील्ड ज्वालामुखी या शील्ड वोल्केनो की। तो जो हमारा बेसाल्ट प्रवाह होता है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस जो हम बात करते हैं, उसको अगर छोड़ दें तो उन बाकी सभी ज्वालामुखियों में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला कौन सा वोल्केनो होता है, शील्ड ज्वालामुखी होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में, जब भी फूटता है तो लिक्विड फॉर्म में फूटता है। मतलब ये बहुत ही, जो भी इसके अंदर से लावा निकलता है वो बहुत ज्यादा तरल में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा और क्या बनेगा, एक बड़ी सी संरचना बनाएगा। ठीक है, एक शील्ड के आकार की जो संरचना बनाएगा। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं हमें हवाई द्वीप के। जो हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी होते हैं वो इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ये हवाई द्वीप जो होते हैं वो शील्ड वोल्केनो, मतलब शील्ड जैसी आकृतियां बनाते हैं, और ये उपस्थित कहाँ होंगे, ये होंगे हमारे प्रशांत महासागर। तो ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है। अब बेसाल्ट क्या होती है, बेसाल्ट वो एक चट्टान होती है जो क्या लावा के ठंडे होने से बनती है। जब लावा बाहर निकलता है तो बहुत टाइम के बाद में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या बनेगी, बेसाल्टिक रॉक बन जाती है, बेसाल्टिक चट्टान बन जाएगी।
ठीक है ना। तो जो लावा तरल लावा के ठंडे होने से बनती है उसको क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक रॉक बोलते हैं, बेसाल्ट की चट्टानें बोलते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। मैंने बधाई चुका हूँ मैं पहले कि जो इनका लावा निकलेगा वो क्या होगा, ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ही पानी के जैसे फैल जाएगा और क्या बनेगी, इसकी कोई ढाल बनने वाली है। यदि किसी तरह इसकी जो निकास नलिका है, जहाँ से इसका मुंह है, इसका जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, ज्वालामुखी का लावा बाहर निकल रहा है, तो वो उस वेंट पर अगर बाई चांस किसी भी वजह से पानी चला जाता है तो ये क्या होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाता है। बाकी इनकी इतना विस्फोट होने की आदत होती नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, जब इसमें पानी चला जाता है तो वो क्या होता है, ये आग में घी डालने वाला काम करता है और उसकी वजह से क्या होगा, एक खतरनाक तरीके से विस्फोट होता है। लेकिन ये पहले एकदम शांत तरीके से बैठे होंगे, धीरे धीरे से वो लावा बाहर निकल रहा होगा, लेकिन बाद में अगर पानी चला जाए बाई चांस किसी भी वजह से तो ये खतरनाक तरीके से बाद में विस्फोट होता है। तो इन ज्वालामुखियों से लावा फुहारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो कि सिंडर कोन या सिंडर शंकु के नाम से जाना जाता है। तो अब क्या बनाएगा, जो इसका मुंह है उस पर क्या बनेगा, एक सिंडर कोन बनेगा। अब सिंडर कोन क्या होता है, जो अपना आइसक्रीम का कोन होता है ना, वो सिंडर कोन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। आपने अगर मैथमेटिक्स की क्लास ली होगी तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि जो शंकु होता है, शंकु को हम हमेशा आइसक्रीम के कोन से ही दर्शाते थे या बात करते थे, तो आइसक्रीम का उदाहरण ही लेते थे आइसक्रीम के कोन, ठीक है ना। अब हम सेकेंडली बात करते हैं हमारे मिश्रित ज्वालामुखी या कंपोजिट वोल्केनो की। तो कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, कंपोजिट वोल्केनो हमने पहले देख चुके हैं कि ये पहाड़ जैसी संरचना बनाएगा। तो बनाएगा क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, इसके अंदर जो लावा निकलेगा ना, अब वो लावा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा व चिपचिपा होगा, बहुत ही ज्यादा शान होगा। तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसी लावा फूटेगा और क्या होगा, इसकी जो आसपास की जो संरचना है वहीं जाकर ये चिपकने लग जाएगा। ऊपर से गिरा और कहाँ चिपकेगा, आसपास में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आसपास में पहाड़ जैसी संरचना बना लेगा। अब ये क्या होता है, ज्वालामुखी बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होता है। विस्फोटक क्यों होगा, क्योंकि मान लो जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या होगा, अगर आपके ऊपर हम प्रेशर डाले जाएं, आपको छेड़ते जाएं, तो आप कुछ समय तक तो सहल होगे, लेकिन जैसे आपका कोटा पूरा होगा, आप क्या होगे, एकदम खतरनाक तरीके से आग बबूला हो जाओगे। अब क्या होगा, आप खतरनाक तरीके से विस्फोट करोगे और क्या होगा, आप शहर धुआं कर दोगे। तो ये रियल में करना नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपको गुस्सा आएगा ना, तो आपको दबाते जाएंगे तो एक टाइम पे वो खतरनाक तरीके से फूटेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के हमारे कंपोजिट वोल्केनो भी बिहेव करता है कि इसका जो लावा होता है वो बहुत ज्यादा टाइट या गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मोल्टन मैग्मा को दबाते जाएगा। तो क्या एक टाइम आएगा जब क्या होगा, खतरनाक तरीके से बाद में विस्फोट होगा, ठीक है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है, जिनका जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखता है, ठीक है ना। अब ये फूटेगा तो क्या क्या निकलेगा, वही राख निकलेगी, बहुत सारी ज्वालामुखी का जो भी वो कचरा होगा वो निकलेगा। तो वो सारी चीजें इस मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट वोल्केनो में निकलने वाली। अब बात करते हैं ज्वालामुखी कुंड, जो कि हमारा थर्ड ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी कुंड को हम कैल्डेरा भी बोलते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। अब ये विस्फोटक क्यों होंगे, अब क्या होता है, इनके जो परत होती है ना, क्रस्ट वाली लेयर, इसके जस्ट पास में ही होती है। क्रस्ट वाली लेयर जो होती है उसके जस्ट पास में क्या होता है, हमने एस्थेनोस्फेयर वाली परत मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके आसपास में मैग्मा के बहुत खतरनाक भंडार होता है और वो क्या होता है, इतने खतरनाक तरीके से विस्फोट करते हैं कि जो हम देख रहे थे बाकी दोनों अपने कंपोजिट वोल्केनो शील्ड वोल्केनो में देखा था कि जो आसपास वो बाहर निकल रहा है लावा, उसके बाद में आसपास में शेप बना रहा है। अब ये क्या करेगा, ये शेप नहीं बनाएगा, सीधा जो आसपास की जमीन है उसको भी खुद के अंदर गिरा देगा, या जो जमीन होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ धंस जाएगी। तो आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे गिर जाते हैं। तो धसे हुए विध्वंसगर्द लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी कुंड या कैल्डेरा कहलाता है। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास में उपस्थित होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो ठीक है ना, ज्वालामुखी कुंड क्या, कैल्डेरा समझ में आ रहा है ना आपको कि कैल्डेरा क्या होगा, कैल्डेरा खतरनाक तरीके से विस्फोट होता है, उसके बाद में इसके पास में ही मैग्मा के भंडार मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खतरनाक तरीके से विस्फोट होता है। तो क्या बनाएगा, एक कुंड जैसी आकृति बनाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये सब है हमारे कैल्डेरा के बारे में। अब बात करते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, जो कि हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस भी बोलते हैं जिसको। तो ये क्या करेगा, ये अब लावा की बाढ़ लेके आने वाला है। अब लावा की बाढ़ लेके आएगा तो अब क्या बनेगा, अब ये बनाएगा पठार। जो प्लेटू वाले एरिया होते हैं ना, वो बनाने का काम कौन करता है, हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस।
तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। अब जो हमने देखा था कि जो शील्ड ज्वालामुखी था उसमें थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो फैल तो रहा था लेकिन क्या बना था, वो शील्ड जैसी आकृति बना रहा। लेकिन अब क्या होता है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस में ये क्या होगा, एकदम लिक्विड पानी की तरह होगा और बाढ़ लेके आएगा खतरनाक वाली, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी जनहानि होगी और क्या होगा, और ये बनाएगा, ये पठार वाली संरचना बनाना स्टार्ट कर देगा। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने तथा लावा प्रवाह से ढके हुए। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। अब क्या होगा, एक के बाद एक लेयर बनती जाएगी। समय के साथ में क्या होगी, ये लेयर ठंडी भी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वापस नई लेयर ऊपर आएगी और क्या होगा, एक बड़ी सी मोटाई बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हम देखते हैं अपने प्लेटो वाले पठार वाले भाग, तो उनमें क्या होता है, अंदर तक बहुत गहराई तक हमारी जो चट्टानें होती है वो मिल जाती है। वो किसकी वजह से मिलती है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस की वजह से। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अब इनके ऊपर एक के बाद एक परत बनती जाएगी और क्या होगी, वो पठार का निर्माण करेगी। तो कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। हम देखते हैं कि हमारे जो डेक्कन प्लेटो है, दक्षिण का पठार है, वो क्या होता है, वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। किस वजह से हुआ, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस की वजह। तो भारत का डेक्कन प्लेट, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह के क्षेत्र है। ठीक है ना। तो जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस हैं, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी या मिड ओशनिक रिज वोल्केनो की। तो ये क्या होता है, मिड ओशनिक रिज वोल्केनो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ज्वालामुखी समुद्र के बीचों बीच फटते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। अब ये क्या करेगा, फटने के बाद में जो भी लावा निकलता है, वो लावा क्या होगा, लावा समय के साथ में ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद में क्या करेगा, जो पुल बना देगा, एक कटक वाली श्रृंखला बना देगा बहुत दूर दूर तक, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे समुद्र के अंदर भी छोटे छोटे जो भी लेयर होगी, वो लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ओशनिक लेयर होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है, वो क्या होती है, एकदम पतली होती है और समय के साथ में क्या होती है, वो डिसइंटीग्रेटेड होती जाती है। वो अपने जो लावा मैग्मा के भंडार होते हैं उसके अंदर गिरने लग जाती है। ठीक है ना। तो वो वापस ऊपर लेयर बनाने का काम कौन करेगा, मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। इसके बारे में आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा बहुत बता दिया कि इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। अब कितने हजार किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर। ठीक है ना। और ये सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है, हमेशा विस्फोट होते रहते हैं हमारे ये मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये हुआ हमारे जो वोल्केनो है उनका क्लासिफिकेशन या हमारे ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। हमने पढ़ा ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखियों के बारे में, हमने पढ़ा मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में और जाना कि किस तरह से पहाड़ की संरचना बना रहे हैं। उसके बाद में हमने जाना कि जो हमारे कैल्डेरा है, ज्वालामुखी कुंड है, वो किस तरह से खतरनाक तरीके से विस्फोट हो गए एक कुंड वाली संरचना बना रहे हैं। उसके बाद में हमने जाना कि फ्लड बेसाल्ट जो प्रोविंसेस है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये किस तरह से बाढ़ लेके आ रहे हैं लावा की। और जो मिड ओशनिक रिज वोल्केनो है या मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इनका क्या रोल है, जो हमारी ओशनिक लेयर है, हमारी जो समुद्र वाली क्रस्ट वाली लेयर है, उसको मोटा करने में, इन सब के बारे में हमने जान लिया है बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी स्थलाकृति या वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो जो ज्वालामुखी जो लावा निकलता है, उसके ठंडा होने से आग्नेय शेल बनती है। कौन सी शेल बनेगी, आग्नेय या इग्नियस रॉक बनती है। जो हम आग्नेय चट्टानें पढ़ते हैं, वो किसका उदाहरण होती है, वो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने का। तो लावा का ये जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल के पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शेल परतों में हो जाता है। या तो इसके दो तरीके से इसका ठंडा होता है लावा, कि या तो बाहर निकलेगा और धरती पर आकर ठंडा हो चुका है, या फिर एक क्या हुआ, जो हमारी धरती है उस धरती के अंदर ही क्रस्ट वाली लेयर में ही क्या होता है, ये ठंडा होना स्टार्ट कर देगा मैग्मा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक शेल। जो अगर धरती के बाहर आके ठंडा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी शेल, और जो अंदर ही ठंडा हो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्लूटोनिक शेल बोलेंगे या पातालीय शेल बोलेंगे। तो ये तो है हमारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो ऐसे ही बहुत सारी स्थलाकृतियां आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें क्या होगी, जिनमें होगी हमारी बेथोलेज, लेकोलेज, लेपोलेज, फेकोलेज, सील, शीट और डाइक। इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेथोलिथ्स के बारे में। तो बेथोलिथ्स क्या होता है, बेथोलिथ क्या होता है, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये क्या कहलाता है, ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अब क्या होता है, जो हमारा बेथोलिथ होता है ना, वो क्या होगा, हमारी जो क्रस्ट वाली जो लेयर है ना, उसके क्या होगा
जो हमारे भूपर्पटी है, भूपर्पटी में क्या होगा, अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो क्या गुंबद के आकार का विकास करेगा। तो जो हमारी क्रस्ट वाली जो लेयर है ना, उसमें क्या होगा, सबसे डीप में है, सबसे गहराई में जो भी मैग्मा ठंडा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बेथोलिट कहते हैं। जो हम ये आप डायग्राम देखोगे तो उसमें आप दिख रहे होंगे आपको गोल गोल जो पत्थर है, ये गोल गोल चट्टान है, ये बहुत अंदर गहराई तक भी मिलती है। तो ये किसका उदाहरण होता है, ये बेथोलिट का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अब ये आप बोलोगे कि ये ऊपर कैसा है, तो ऊपर आने के इनके कारण होते हैं कि जैसे बारिश हुई या फिर आंधियां चली, तो ये बहुत सालों के पश्चात ही क्या करती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। ये जो इतने आप सेकंड डायग्राम में देखोगे तो ये बहुत नीचे है, लेकिन क्या होगी, समय के साथ में क्या होगी, खत्म होती जाएगी और क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट हो जाती है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक भी होती है। अब जब हम देखते हैं, जो हम ग्रेनाइट की चट्टानें देखते हैं, तो ग्रेनाइट की चट्टानें क्या होती है, बहुत गहराई तक होती है, ठीक है ना। तो वो क्यों होती है, ये इन्हीं बेथोलिट का उदाहरण होती है। क्या होगी, वो वही ज्वालामुखी ठंडा हुआ और उसी की वजह से क्या हुआ, ज्वालामुखी का मैग्मा ठंडा हुआ और उसी की वजह से क्या बना, ग्रेनाइट बना, ठीक है ना। जो ग्रेनाइट के बने पिंड है इन्हें बेथोलिट कहा जाता है और जो मैग्मा भंडारों के जमे हुआ है, क्लियर। तो ये था हमारा बेथोलिट। अब लेकोलिट क्या होगा, लेकोलिट भी सेम ही होता है। अब क्या होगा, ये गुंबद नुमा, बात करते हैं लेकोलिट की, तो ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा होता है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा लेकोलिट होगा उस लेकोलिट में क्या होगा, एक पाइप जैसी संरचना जुड़ी होगी, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में भी पाइप जुड़ता है, उसी तरह लेकोलिट में भी जुड़ता है। और ये किसके जैसा दिखता है, ये कंपोजिट वोल्केनो की जैसा दिख रहा होगा। आप ये डायग्राम देखोगे फर्स्ट वाला, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो हमारा लेकोलिट है वो कंपोजिट या मिश्रित ज्वालामुखी से मैच खाता है। तो ये भी क्या बनाएगा, एक गुंबद बनाएगा। अंतर केवल ये होता है कि लेकोलिट गहराई में पाया जाता है और जो हमारा कंपोजिट या मिश्रित ज्वालामुखी वो कहाँ, धरती के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। जो कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ है, हमने कर्नाटक के पठार देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे लेकोलिट के और बेथोलिट के उदाहरण अपने को मिल जाते हैं। अब ये बाहर कैसे आया, बाहर आने का वही सेम रीजन बेथोलिट वाला, कि बहुत सारी आंधियां चली, बहुत सारी बारिश हुई और समय के साथ में क्या होगी, वो सारी परत हटती जाएगी और ये क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा लेकोलिट। तो बेथोलिट और लेकोलिट तो एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं लेपोलिट, फेकोलिट एंड शिल की। लेपोलिट और लेकोलिट दोनों अलग अलग चीज है ना, तो ये याद रखना, क्लियर कट माइंड में रखना कि लेपोलिट और लेकोलिट अलग अलग चीजें। अभी हमने क्या पढ़ा था, लेकोलिट पढ़ा था, अभी क्या पढ़ने वाले, लेपोलिट, LAPOLITH, ओके। तो लेपोलिट, फेकोलिट और शिल तीनों एक ही चीज होती है। एक ही चीज कैसे, अभी हम देखते हैं कि जो हमारी ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में क्या है, पाइप है बड़ी सी। अब वो पाइप में क्या होता है, जैसे ही मैग्मा ऊपर आएगा, अब क्या होगा, ऊपर जाने की बजाय क्या होगा, जो क्रस्ट की जो सबसे कमजोर लेयर होगी ना, तो हमारी जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट में भी बहुत सारी लेयर होती है, तो भूपर्पटी में बहुत सारी लेयर होती है, ठीक है। तो भूपर्पटी में क्या होगा, अब वो एक कमजोर सा हिस्सा संभालेगा, उस कमजोर से हिस्से में घुस जाएगा। अब घुस तो गया, लेकिन आगे क्या होगा, वापस कोई मतलब मजबूत वाली लेयर आ चुकी है, मजबूत वाली परत आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वहीं रुक जाएगा। अब वहीं रुक के क्या होगा, वो वहीं ठंडा हो जाएगा। तो उसी की वजह से क्या बनेंगे, लेपोलिट बनेंगे, फेकोलिट और शिल बनेंगे, क्लियर। तो अब लेपोलिट कौन से होंगे, अगर ये जो पाइप वो कमजोर वाली लेयर में, कमजोर वाली परत में गया था, वहां अगर प्लेट के आकार में जम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेपोलिट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर वो क्या बना रहा है, अगर लहरेदार संरचना बना रहा है, अपनी लहरें होती, तरंगे होती है, उस तरह की संरचना बना रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो फेकोलिट कहलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में सील क्या होगी सर, तो सील अगर हम चादर की तरह फैल जाती है, अगर ये जो परत में घुसा था मैग्मा हमारा, अगर वो चादर की तरह फैलता है, वो सर्किट वाला डायलॉग है ना, चादर की तरह मत फैल, तो उसी तरह अगर चादर में फैल चुका है तो वो क्या कहलाएगा, वो सील कहलाएगा, ठीक है ना। अगर उसमें भी क्या होगी, कम मोटाई होगी तो उसको हम शीट बोलेंगे और ज्यादा मोटाई होगी तो उसको हम सील बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे लेपोलिट, फेकोलिट और शिल। अगर ये आप पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम देखोगे तो आपको एक मजा ही आ जाएगा कि ये शानदार तरीका है पढ़ने का। तो अब क्या होगा, जो हमारा फेकोलिट होता है ना, वो क्या होता है, नीचे बेथोलिट से जुड़ा होता है, ये भी आप याद रखना। तो लेपोलिट, फेकोलिट व शिल, इनमें क्लियर कट वापस समझा देता हूँ कि जो हमारी ज्वालामुखी वाली जो नलिका होती है, नाली होती है, पाइप होता है, उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, एक जो लावा ऊपर जाएगा ना, मैग्मा जाएगा ना ऊपर, तो मैग्मा क्या करेगा, किसी कमजोर परत में घुसने का कोशिश करेगा, क्रस्ट की या भूपर्पटी की। तो जैसे ही उसमें घुसेगा तो वो आगे क्या होगा, वापस उसको कोई हार्ड सरफेस मिलेगी तो वहीं वो रुक जाएगा।
अब क्या होगा, वो वही ठंडा होना स्टार्ट हो गया, तो वहां से अब तीनों संरचना निकल के आएगी, लेपोलिथ, फेकोलिथ व शीट। क्लियर। लेपोलिथ किसको बोलेंगे हम? लेपोलिथ बोलेंगे कि अगर प्लेट की तरह फैल जाता है, प्लेट की तरह ठंडा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लेपोलिथ। उसके बाद में फेकोलिथ किसको बोलेंगे? फेकोलिथ बोलेंगे कि जो हमारे जो लहरेदार संरचना बनाएगा, जैसे अब इसमें लिख रखा है एंटिक्लाइन, सिंक्लिलाइन, तो ये अपनति, अभिनति, ये सब कुछ नहीं है, लहरेदार संरचना है, तरंग वाली संरचना बना रहा है, और उसी में क्या जम रहा है? उसमें हमारे फेकोलिथ जम रहा है। ठीक है, तो लहरेदार संरचना कौन बनाएगा? फेकोलिथ बनाएगा। और शील क्या बनाएगा? एक चादर जैसी संरचना बनाएगा। अभी क्लियर हो जाना चाहिए, अभी कोई डाउट ही नहीं रहा। क्लियर। अब ये डायग्राम देखते हैं हम, ये नेक्स्ट वाला, तो इसमें आपको क्या, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे लेकोलिथ है, बेथोलिथ है, इसमें बहुत सारे मैग्मा भंडार, मैग्मा चैम्बर मिल जाएंगे आपको, शील मिल जाएगा, डाइक, अब डाइक में आगे बढ़ेंगे तो शील मिल जाएगा आपको, वोल्केनिक पाइप मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कट हो जाएगी। आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे एंड में हम डाइक की। तो जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण में होता है, अब क्या होता है, जो पाइप थी अपनी ज्वालामुखी वाली, अब क्या होगा, बाई चांस वहीं उसी पाइप में अगर कोई मैग्मा जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, दीवार जैसी संरचना बनाएगा ना। अगर कोई भी पाइप है, उस पाइप में क्या होगा, अगर कुछ भी चीज जम जाती है, पाइप में पानी आया और पानी जम चुका है, अब क्या करेगा, वो खतरनाक तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो वही डाइक वाला काम होता है। अब डाइक क्या होगा, 90 डिग्री या समकोण पर जो भी मैग्मा ठंडा होता है वो क्या कहलाता है, डाइक कहलाता है। और ये किसकी बाती संरचना, ये दीवार की बाती संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र की अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुत हयात्मक है। हम जो महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र की जो वेस्टर्न वाला, पश्चिम वाला पार्ट है, अगर वहाँ घूमते हैं तो वहाँ क्या मिलेगी, हमें डाइक की बहुत सारी संरचना मिल जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन टेप के एक विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, सब कुछ समझ में आ चुका होगा अब तक। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। और क्या करोगे, और आपको कमेंट करना है एक बहुत प्यारा सा, अगर अच्छा लगा है, अगर नहीं भी लगा है तो भी आप अच्छा खासा रिव्यू दे सकते हैं। उम्मीद है सारे रिव्यू अच्छे ही आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।